हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यार आज जो हमारा सेट्स का फोर्थ लेक्चर है और आज हम लोग सेट्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन वेन डायग्राम साथ ही ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यार वेन डायग्राम मैथमेटिक्स में अपना एक अलग ही महत्व रखता है और अगर आपको सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन को अच्छे से पढ़ना है तो वेन डायग्राम को अध्ययन करना और भी अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर वेन डायग्राम कहते किसको हैं। तो आप यहाँ पर हेडिंग डालिए और लिखिए वेन डायग्राम। वेन डायग्राम लिख करके डैश दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं और फिर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं। आप यहाँ पर लिखिए वेन डायग्राम। चलिए लिखिए कि द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन विच a set is represented by a closed curve, usually a circle, and its element by points within it is known as Venn diagram. Venn diagram मतलब आपको समझ में आ रहा है ये डिफिनीशन आपसे क्या कहना चाह रहा है। मैं यहाँ पर लिखा कि द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स in which a set is represented by a closed curve, usually a circle, and its elements by points within it is known as Venn diagram. इसको सिंपल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो कि वेन डायग्राम कुछ है नहीं बल्कि किसी भी सेट्स के बीच रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर डिपिक्ट करने के लिए हम लोग जिस पिक्टोरियल डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। फिर से सुनिएगा, सेट्स के बीच रिलेशन को डिपिक्ट करने के लिए या फिर प्रदर्शित करने के लिए या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जिस पिक्टोरियल डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। और वही हम लोग यहाँ पर डिफिनीशन में इसका लिखे हैं। आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस आप समझने का कोशिश कीजिएगा। समझ जाइएगा तो आपको कुछ भी रटना नहीं होगा। फिर से इस बात को सुनिए क्या कि हम लोग किसी भी सेट्स के रिलेशंस को यानी किसी भी सेट्स के बीच का जो रिलेशंस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए जिस पिक्टोरियल डायग्राम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। वही चीज मैं यहाँ पर लिखा कि द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या है, वेन डायग्राम क्या है, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है। अब हम लोग इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को आखिर हम लोग कैसे डिपिक्ट करेंगे, तो उसीलिए यहाँ पर बता दिए हम लोग क्या कि इन विच अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्लोज्ड कर्व। इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक सेट है या फिर कोई भी सेट है या जितना सारा सेट है उसको हम लोग क्या से डिपिक्ट करते हैं, एक क्लोज्ड कर्व, यूजुअली ए सर्कल। एक क्लोज्ड कर्व भी हो सकता है या फिर एक सर्कल से हम लोग यूजुअली जनरली जो है डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसके एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं कि उसी सर्कल के भीतर लिख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर कोई सेट हम दे दें, कोई सेट ए है, उस सेट में कुछ एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसका वेन डायग्राम हमको बनाना है। क्या बनाना है, वेन डायग्राम। तो मैंने आपको क्या बताया कि सेट्स के बीच के रिलेशन को डिपिक्ट करने के लिए हम लोग जिस पिक्टोरियल डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। और वेन डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपको बताया कि इन विच अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्लोज्ड कर्व, यूजुअली ए सर्कल। यूजुअली ये सर्कल, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल के द्वारा एक सेट को हम लोग क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं। इस सेट को हम लोग एक सर्कल के द्वारा यहाँ पर डिनोट कर दिए। इसका मान लीजिए कि इस सेट का हम लोग नाम दे दिए ए, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसके एलिमेंट्स को यहाँ पर देखिए नीचे क्या कहते हैं हम लोग, इट्स एलिमेंट्स बाय पॉइंट्स विद इन इट, यानी इसका जो एलिमेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट के जरिए इसी के अंदर, इस सर्कल के अंदर डिपिक्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट हुआ, इस पॉइंट में क्या है, 1 है, फिर अगला पॉइंट हुआ, इसका पॉइंट का नाम 2 है, यहाँ पर देखिए ये 3 है। तो ये जो एलिमेंट है इसको हम लोग क्या कर दिए, सर्कल के अंदर ही डिपिक्ट कर दिए। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हुआ, वेन डायग्राम हुआ सेट ए का, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप एक स्टार दीजिए और एक पॉइंट को और लिख लीजिए ताकि इसे समझने में हम लोग को और आसानी हो। आप यहाँ पर स्टार दीजिए और लिखिए कि द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय a rectangular region
इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो भी यूनिवर्सल सेट होता है फ्रेंड, उसको हम लोग वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेक्टेंगुलर रीजन के द्वारा हम लोग वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को डिपिक्ट करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए कि ये जो हमारा यूनिवर्स है या फिर ये जो हमारा ब्रह्मांड है, उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट ले लें, ठीक है। तो हम लोग उसको कैसे डिनोट करेंगे, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए कि ये जो यूनिवर्स है फ्रेंड, ये यूनिवर्स को हम लोग इस तरीके से डिपिक्ट कर रहे हैं या फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, एक रेक्टेंगुलर रीजन से डिपिक्ट करेंगे किसको, यूनिवर्सल सेट को। तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग क्या किए, एक रेक्टेंगुलर रीजन के द्वारा हम लोग यहाँ पर डिनोट कर दिए किसको, हम लोग अपने यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर दिए। अब यूनिवर्सल सेट को हम लोग किस सिंबल से डिपिक्ट करते हैं, तो वो मैं आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट को या तो हम लोग योम से डिनोट करते हैं या फिर हम लोग किस चीज़ से, यू से डिनोट करते हैं या फिर एस से हम लोग डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करेंगे, एस से डिनोट करेंगे या फिर यू से डिनोट करेंगे या फिर ओम से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, उसको मैं मान लिया कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब ये हमारा ब्रह्मांड है तो इसमें बहुत सारा क्रिएचर होगा, बहुत सारा जीव जंतु होगा, राइट। तो मान लीजिए कि इसमें हम लोग किसी दो लिविंग बीइंग को हम लोग सेट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग पूरा पुरुष जाति का एक सेट बनाते हैं और एक पूरा जो है स्त्री जाति का सेट बनाते हैं। दो तरीका का हम लोग सेट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सेट जो है ए है, एक सेट क्या है, ए है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो सेट है फ्रेंड, इस सेट में मान लीजिए कि हम लोग पूरा पुरुष जाति का यानी मेल जितना भी है अर्थ पर, उस सभी मेल का एक सेट बनाया मैं। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में जैसे सेट है तो सेट किसी भी चीज़ का हो सकता है ना। जैसे यहाँ पर देखिए एक सेट में ये बनाया था तो इस सेट में कुछ एलिमेंट था 1 2 3। उसी तरीका से मान लीजिए कि यहाँ पर मैं सेट बनाऊँ, उसमें हो सकता है ABCD हो। वैसा ही मान लीजिए कि एक सेट में यहाँ पर बनाया M, जिसमें दुनिया का पूरा पुरुष जाति, जितना भी पुरुष जाति है उसका मैं क्या किया, एक सेट बना लिया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि मैं यहाँ पर जो दूसरा सेट बना रहा हूँ, दूसरा सेट मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये दूसरा सेट जो है फ्रेंड, वो दुनिया के सभी विमेन, दुनिया में जितनी भी विमेन यानी लड़की या फिर जो भी हो, उसका एक हम लोग सेट बना लिए। एक मेल का सेट बना लिए और एक विमेन का सेट बना लिए। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हुआ फ्रेंड, यही है वेन डायग्राम। समझ में आ रहा है बात? फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट है मतलब क्या? यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि दुनिया में जैसे बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, लिविंग बीइंग में बहुत सारे क्रिएचर हैं, सबका हम लोग सेट बना सकते हैं, सबका हम लोग सेट बना सकते हैं। लेकिन मैं क्या किया, यहाँ पर दो सेट को सेलेक्ट किया, दो टाइप का सेट को मैं यहाँ पर बनाया। पहला सेट में क्या किया कि पूरा दुनिया का जितना मेल था उसको इस सेट में हम लोग बंद कर दिए, और जो दुनिया में जितना फीमेल थी यानी विमेन थी उसको लिए हम लोग यहाँ पर एक सेट और क्रिएट कर दिए। तो हम लोग दो सेट को क्रिएट कर लिए। अब ये दोनों सेट जो है क्या है, यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, क्योंकि इसमें और भी तो छोटा छोटा सेट हो सकता है ना, अदर क्रिएचर का हो सकता है ना। तो हम लोग क्या किए, इसमें मेनली दो सेट हम लोग क्रिएट कर लिए। तो क्रिएट करने के बाद जो हम लोग डिपिक्ट करने के लिए इसका जिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का यूज किए हैं, वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, वेन डायग्राम कहलाता है। समझ में आ रहा है बात? जिसमें यूनिवर्सल सेट को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो रेक्टेंगुलर रीजन से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। यानी आप ये देख सकते हो कि ये जो रीजन है वो क्या कर रहा है, एक यूनिवर्सल सेट को डिपिक्ट कर रहा है या फिर रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पर आप ये जो एम वाला देख रहे हो, ये जो सेट है फ्रेंड, वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, तो ये जो है डिनोट कर रहा है किस चीज़ को, पूरा पुरुष जाति को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पर देखिए जो सेट है, ये जो सेट है फ्रेंड, वो पूरा विमेन जाति को डिनोट कर रहा है या फिर डिपिक्ट कर रहा है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पिक्टोरियल डायग्राम हम लोग यहाँ पर डेकोरेट किए या फिर बनाए, इसी को क्या कहा जाता है, वेन डायग्राम कहा जाता है। अब यहीं पर क्या होता है ना कि दो सेट या तीन सेट या फिर जितने ज़्यादा सेट हो सकते हैं, तो उन सेट्स के बीच के रिलेशन को ही हम लोग डिपिक्ट करने के लिए या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए मेनली हम लोग क्या करते हैं, वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये सवाल हो सकता है फ्रेंड कि आखिर हम लोग इन दोनों सेट को यूनिवर्सल सेट के अंदर ही क्यों लिए। हो सकता है ना सवाल कि इन दोनों सेट्स को यानी पूरे पुरुष जाति को और पूरे जो है महिला जाति को, उन दोनों सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट के भीतर ही क्यों लिए।
तो इसका कारण है फ्रेंड कि आप जैसे कह सकते हो ना कि एवरी एलिमेंट इज सपोज टू बी एन एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। जैसे ये जो ब्रह्मांड है, तो इस ब्रह्मांड में बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन पुरुष जाति या फिर महिला जाति, इन दोनों भी तो उसी यूनिवर्स का पार्ट है ना, उसी यूनिवर्स का आप कह सकते हो कि एक सबसेट है। समझ में आ रहा है बात? ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का सबसेट एक पुरुष जाति का अगर हम लोग सेट बना दें तो ये भी क्या है, एक सबसेट ही तो है यूनिवर्सल सेट का। या फिर महिला जाति का जो सेट होगा वो क्या है, एक सबसेट ही तो है, यानी इसका जो एलिमेंट होगा वो भी एक एलिमेंट होगा यूनिवर्सल सेट का। समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए हम लोग क्या किए कि यूनिवर्सल सेट के भीतर इसको हम लोग यहां पर क्या किए, एक मेल का सेट बना लिए और एक विमेन का सेट बना लिए। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। इसी को अगर हम लोग मैथमेटिकली समझने का प्रयास करें तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं कि आखिर हम लोग मैथमेटिकली इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक चीज तो आप यहाँ पर देख लिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई सेट आपको ये दे दिया जाए जिसमें एलिमेंट हो 1 2 3, तो उसको हम लोग इस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीका से हम लोग यहाँ पर पूरे पुरुष जाति को रिप्रेजेंट किए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि चलिए एक और सेट हम लोग यहाँ पर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक सेट लेते हैं बी, जिसमें एलिमेंट है कुछ A1 और 2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कि इसमें जो एलिमेंट है फ्रेंड वो क्या है, 1 2 3, और इसमें क्या है 1 और 2। समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर B जो है वो क्या है, A का सबसेट है। समझ में आ रहा है? B जो है A का क्या है, एक सबसेट है, या फिर आप क्या कह सकते हो कि एक प्रॉपर सबसेट है। समझ में आ रहा है बात? ये B जो है A का क्या है, एक प्रॉपर सबसेट है। तो इसको मान लीजिए कि हमको अगर डिपिक्ट करना हो, इसका वेन डायग्राम बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे? तो बहुत सिंपल है। इसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए हर जगह यूनिवर्सल सेट ही बनाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, यूनिवर्सल सेट ही बनाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे इस कंडीशन में मैं आपको दिखाया कि एक यूनिवर्सल सेट बनाया, लेकिन हमेशा यूनिवर्सल सेट बनाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। हर प्रॉब्लम में, हर कॉन्टेक्स्ट के अनुसार आपको यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम गिवन होगा उसमें यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा, वहीं से हम लोग उसके अनुसार क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। फिलहाल देखिए कि हमारा सेट ए है और सेट बी है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि सेट ए बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि एक हम लोग सर्कल बनाए, इसमें सेट ए है ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए है। इसके बाद हम लोग सेट बी बनाते हैं, लेकिन बी में देखिए कि बी में क्या है कि 1 और 2, यानी इसी के एलिमेंट को लेकर के हम लोग सेट बनाए हैं। मतलब सिंपली आप क्या कह सकते हो कि बी जो है सबसेट है ये का, मतलब प्रॉपर सबसेट है। तो जब सबसेट है ये का फ्रेंड, तो इसको हम लोग क्या डिपिक्ट करते हैं, ऐसे डिपिक्ट कर सकते हैं। देखिए तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसे क्यों डिनोट करेंगे भाई? तो आप देखिए क्यों डिनोट करेंगे, क्योंकि ए जो है बी का क्या है, सबसेट है। तो इसमें ये क्या हुआ, ये बी हो गया। कोई दिक्कत? ऊपर ए है और ये बी है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। जैसे अब देखिए इसमें जो बी का जो एलिमेंट है यहां पर कुछ होगा, जैसे यहां पर 1 और यहां पर 2, और बाकी ये जो 3 है वो ए में कहीं पर यहां पर होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर आई थिंक कि नहीं होना चाहिए आपको। तो ये जो हम लोग यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर जो किए हैं वही क्या है, एक तरीका से आप समझ लीजिए कि ये भी एक वेन डायग्राम का भी एग्जाम्पल है। ठीक, तो आप एक एग्जाम्पल इस तरीके से लिख सकते हो, ये भी वेन डायग्राम का एग्जाम्पल है। ठीक, अगला देखिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए कि यहाँ पर ए लेते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट है क्या, 1 2 3। ठीक, एक और सेट लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 3 4 5। ठीक, अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो हम लोग यहाँ पर लिए हैं फ्रेंड, उसमें देखिए कि इसमें ऐसा है कि इसमें मात्र जो है एक ही एलिमेंट कॉमन है। जैसे मान लीजिए इसका हम लोग सेट बनाते हैं, तो इसका हम लोग सेट जो है कैसे बनाएंगे, इसका अगर हम लोग सेट बनाएं तो इसका सेट हम लोग बना सकते हैं कैसे। यहाँ पर मान लीजिए कि ए हम बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए बनाया सेट ए। ठीक है, इसके बाद देखिए कि बी बनाते हैं, तो बी जो बनेगा वो बी जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? बी जो है क्या, कुछ इस तरीके से बनेगा। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ए में जो एलिमेंट है वो क्या क्या है, 1 2, और इसमें जो एलिमेंट है वो क्या है, 4 और 5। ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट है इसमें, और इसका जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, 3। ये देखो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन वाला रीजन क्या है, 3 यहाँ पर। और ये सब को आप चाहो तो आप यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या कर सकते हो, पैक कर सकते हो। ठीक है, इसको भी आप चाहो तो यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या कर सकते हो, पैक कर सकते हो। ठीक, तो समझ में आ रहा होगा।
तो देखिए इस तरीके से, यानी ये सब जो है वो क्या है, वेन डायग्राम का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें भी आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं। इसमें 3 कंडीशन हुआ ना। पहला कंडीशन क्या हुआ कि बी जो है जब ए का सबसेट था, बी जो है ए का सबसेट था। दूसरा कंडीशन क्या था कि जब दोनों में एक एलिमेंट क्या था, कॉमन था। दोनों में क्या था, एक एलिमेंट, एक क्या और भी एलिमेंट कॉमन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें एक ही एलिमेंट कॉमन हो। ज़्यादा जो भी कॉमन एलिमेंट होगा वो क्या होगा, इस सेक्शन में लाई करेगा। जो कॉमन एलिमेंट होगा वो क्या होगा, इस सेक्शन में लाई करेगा। ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, इस सेक्शन में क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, एक अगला कंडीशन हो सकता है फ्रेंड कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। जैसे इसमें क्या था, इसमें तो एक कॉमन एलिमेंट था, कहने का मतलब कि ये सबसेट ही था। इसमें क्या था कि एक एलिमेंट कॉमन था। लेकिन एक अगला कंडीशन ऐसा हो सकता है जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर एक सेट लेता हूँ ए, इसमें देखिए कुछ एलिमेंट मान लीजिए है कि 1 2 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है जो है ए बी और सी। अब देखिए कि ये दोनों में देखिए तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। देखिए दोनों सेट में क्या है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी दो सेट में एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो हम लोग क्या कह देते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट है। कैसा सेट है, डिसजॉइंट सेट है। तो आप इस नोट दे करके इस पॉइंट को लिख लीजिए कि 2 सेट्स हैविंग नो कॉमन एलिमेंट्स इज नॉन एज डिसजॉइंट सेट। ठीक है, 2 सेट्स हैविंग नो कॉमन एलिमेंट्स इज नॉन एज डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पर क्या है, डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए कि कोई भी एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं है। अब मान लीजिए कि इसका हमको वेन डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया, इसमें एक एलिमेंट है ए, इसमें क्या है, एक सेट ए है। तो यहाँ पर क्या किए, एक सेट ए बना दिए। फिर देखिए एक सेट है बी, लेकिन इसमें देखिए इसमें क्या है फ्रेंड, इसमें देखिए ए है ये और ये वाला क्या है, बी है। लेकिन इसमें देखिए कि 1 2 3, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3। इसमें देखिए क्या है, ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ग्राफ जो है, यानी वेन डायग्राम जो है, यानी जो सर्कल है वो ओवरलैप नहीं करेगा। क्यों ओवरलैप नहीं करेगा, इस कंडीशन में देखिए ओवरलैप कर रहा था। क्यों ओवरलैप कर रहा था, क्योंकि 3 सेट ए में भी है और 3 सेट बी में भी है, दोनों में था। तो दोनों क्या कर रहा था, ओवरलैप कर रहा था। इसमें क्या था कि 1 2, यानी इसका तो हूबहू पूरा का पूरा एलिमेंट ही ले लिया 3 को छोड़ करके। तो ये बी जो है वो क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया ना जी। तो इस कंडीशन में क्या था, इस कंडीशन में तो इसके भीतर ही बी बन गया। लेकिन इस कंडीशन में क्या था, ए बी ओवरलैप कर रहा था। लेकिन यहाँ पर डिसजॉइंट सेट के कंडीशन में क्या होगा, दोनों अलग अलग बन जाएगा। मतलब ए को बी से कोई मतलब नहीं और बी को ए से मतलब नहीं। मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो है ना बाबू सोना वाला स्थिति में पहुंच गया, जहां पर जब रूसाफुली हो जाता है ना तो वो कंडीशन वाला ये सेट हो गया, जहां पर ए को बी से कोई मतलब नहीं और बी को ए से कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी ओवरलैपिंग है ही नहीं, कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। तो ये जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस तरीके से, ये जो रिप्रेजेंटेशन है वही क्या कहलाता है, वेन डायग्राम कहलाता है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक सवाल जो है ये उठ सकता है कि आप यहाँ पर लिखे हैं कि वाई अ क्लोज्ड कर्व यूजुअली ए सर्कल। तो आप सर्कल ही क्यों बना रहे हैं, कर्व क्यों, जबकि यहाँ पर मेंशन तो कर्व भी है, एक क्लोज्ड कर्व भी है। तो बात ऐसा है यार कि क्लोज्ड कर्व जो है हम लोग इस्तेमाल उस कंडीशन में करते हैं जब जैसे मान लीजिए कि 4 या फिर 5 सेट्स, जब हम लोग ये 4 5 या फिर कह सकते हो कि उससे 4 से ज़्यादा सेट्स को जब हम लोग डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, क्लोज्ड कर्व का भी इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ऑब्वियस है ना यार कि जैसे 1 2 सेट्स है तब हम लोग इस तरीके से बना ले रहे हैं। अब मान लो कि यहाँ पर 10 सेट बनाना हो तो 10 सेट को इस तरीके से डिपिक्ट करना मुश्किल होगा ना। 10 सेट मान लीजिए कि है तो उस कंडीशन में इस तरीके से सर्किल करके बनाए तो मुश्किल होगा। 3 ही जब सर्कल बनाते हैं, मान लो कि 3 का कंडीशन अगर आप देखोगे तो 3 सर्कल का अगर हम लोग सेट का कंडीशन देखें तो उसमें आप कैसे बनाते हो, जैसे यहाँ पर बनाया 1, फिर यहाँ पर बनाते हैं 2 और फिर यहाँ से बनाते हैं 3। ठीक है, इस तरीके से। अब बताओ कि इतना 3 में ही ये जो है पूरा इतना कवर हो जा रहा है। अब मान लो 10 सर्कल बनाना है तो ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा ना, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में सुविधाजनक बनाने के लिए हम लोग क्लोज्ड कर्व का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे क्लोज्ड कर्व में जैसे मान लीजिए कि इलिप्स का इस्तेमाल करके हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ कर दें, या फिर इवन
पेंटागन का भी इस्तेमाल करके वेन डायग्राम का निर्माण किया जाता है, या फिर रेक्टेंगल का भी यूज करके वेन डायग्राम को बनाया जाता है। तो उतना हम लोग को पढ़ना नहीं है, या फिर उतना हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सर्कल से रिलेटेड समझ लेंगे, क्योंकि सर्कल ही आपको आने वाले एग्जाम में या फिर जेईई मेंस में या फिर बेसिक तौर पर आपको सर्कल ही देखने को या फिर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, वैसे क्या क्या बताया आपको, इलिप्स का भी इस्तेमाल करके हम लोग वेन डायग्राम बना सकते हैं, जो कि एक क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, समझ में आया क्यों हम लोग यहाँ पर क्लोज्ड कर्व का भी मेंशन कर दिए, क्योंकि क्लोज्ड कर्व में न केवल सर्कल बल्कि हम लोग इलिप्स, पेंटागन, इवन आपको बताया कि ट्रेंगल, इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग वेन डायग्राम बना सकते हैं इन सम स्पेशल केसेस। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। क्या क्या डिसजॉइंट सेट के कंडीशन में ये रूसाफोली वाला कंडीशन है बाबू सोना, क्योंकि इसमें न तो ए को बी से मतलब और न ही बी को ए से मतलब, दोनों दूर दूर है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया क्या, ये डिसजॉइंट सेट का रिप्रेजेंटेशन है। तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि वेन डायग्राम आखिर होता क्या है। अब वेन डायग्राम में यहाँ पर हम लोग दो सेट्स को लेकर के अभी चर्चा किए हैं। बाद में मैं आपको जब इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने डीपीपी में, फिर मैं आपको तीन सेट्स को लेकर के भी सब चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग 2 सेट्स के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा फाउंडेशन यही है ना। अगर हम लोग 2 सेट्स वाले को समझ जाएंगे तो फिर 3 सेट्स भी आसानी से समझ जाएंगे। तो यार आई थिंक कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न और भी उठ सकता है कि आखिर इसका नाम वेन डायग्राम ही क्यों पड़ा, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड द नेम वेन डायग्राम। तो इसका आंसर भी काफ़ी सिंपल है, और ये है फ्रेंड कि आप कह सकते हो कि ब्रिटेन के एक लॉजिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन, और उन्होंने इसके डिस्कवरी में अपना एक प्रमुख भूमिका निभाए थे। इसके वजह से ये जो डिपिक्शन है, यानी ये जो पिक्टोरियल आप कह सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन है, इसका नाम उनके नाम पर, जॉन वेन के नाम पर वेन डायग्राम रख दिया गया। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और क्या लिखिएगा, आप यहाँ पर लिख लीजिए कि सिंस ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन हैज डिस्कवर्ड दिस डायग्राम सो इट इज़ नोन एज वेन डायग्राम। मतलब आपको समझ में आ गया, ब्रिटेन के क्या थे, एक लॉजिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन, और उन्होंने इसके डिस्कवरी में अपना एक प्रमुख भूमिका निभाए थे। उसके वजह से इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का नाम उनके नाम पर वेन डायग्राम, यानी उनके सम्मान के लिए वेन डायग्राम रख दिया गया। ठीक है, तो आई थिंक कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ राइट इट डाउन माय फ्रेंड। इसके बाद मैं इरेज करता हूँ और फिर आपको ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के बारे में बताता हूँ। तो प्लीज़ नोट इट डाउन माय फ्रेंड। आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना है यार, बस आप मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ बस आप एक एक पॉइंट को फोकस कीजिएगा। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है ये चैप्टर, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप अच्छे से अध्ययन करोगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनोगे, तो आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए और लिखिए फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ सेट। तो अब देखिए कि आखिर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ सेट्स क्या है। सबसे पहले हम लोग ये अब समझते हैं कि आखिर ऑपरेशंस ऑफ सेट कहते किसको हैं। तो यार देखो, जब भी आपको सेट्स मिल जाए, तो अगर मान लीजिए कि 2 सेट्स आपको मिलता है, ऐसे तो एग्जाम्पल के लिए आपको 3, 4 जो भी सेट मिले उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको 2 सेट्स मिल जाता है, तो उन दोनों सेट्स को अगर मान लीजिए कि हम लोग ऐड करते हैं, या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर उसका इंटरसेक्शन लेते हैं, या फिर हम लोग उसका यूनियन लेते हैं, तो ये सब जो हम लोग काम कर रहे हैं उसी को हम लोग मैथमेटिकल टर्म में क्या कहते हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। किस चीज़ का, सेट्स का। समझ में आ रहा है बात। 2 सेट्स मान लीजिए कि आपको मिला, मान लीजिए कि 2 सेट्स आपको मिला। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई 2 सेट आपको मिला, एक सेट ए है और दूसरा सेट आपको बी मिल गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये 2 सेट मिला, तो अगर इन दोनों सेट्स को हम लोग ऐड करते हैं, आप समझिएगा बात को, दोनों सेट्स को हम लोग ऐड किए, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि ये दोनों सेट्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट किए, या फिर मान लीजिए कि ये दोनों सेट्स का हम लोग इंटरसेक्शन ले लिए, या फिर मान लीजिए कि ये दोनों सेट्स को हम लोग यूनियन ले लिए, या फिर मान लीजिए कि ये दोनों सेट्स का हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऑपरेशन कर रहे हैं। इसका किसका, सेट्स का। 2 सेट्स मिला, इन दोनों सेट्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन में क्या कर रहे हैं, या तो उसको जोड़ रहे हैं, या तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर इंटरसेक्शन ले रहे हैं, या फिर यूनियन ले रहे हैं, या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ऑपरेशंस ऑन सेट या फिर ऑपरेशंस ऑफ सेट्स क्या है।
ठीक है। अब आई थिंक कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसी को आप चाहो तो डिफिनीशन के रूप में लिख सकते हो, लेकिन उतना टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा यार, कि इसी चीज़ को हम लोग बस समझ लो, यही काफ़ी है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से सुन लीजिएगा, 2 सेट्स मिल गया, उन दोनों सेट्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यूनियन, इंटरसेक्शन या फिर कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन्हीं चीज़ों को क्या कहते हैं, ऑपरेशंस ऑफ सेट कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बेसिकली 3 तरह के ऑपरेशंस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, 3 तरह के कौन कौन, जो कि फंडामेंटल होगा। एक हम लोग चर्चा करेंगे ए माइनस बी, एक हम लोग चर्चा करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और एक हम लोग चर्चा करेंगे ए यूनियन बी का, क्योंकि यही फंडामेंटल समझ लीजिए कि ऑपरेशंस ऑफ सेट हम लोग करते हैं। हालांकि ए प्लस बी भी समझ में आ जाएगा आपको, और जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बेसिक तौर पर हम लोग क्या करते हैं, 3 तरह के ऑपरेशंस करते हैं सेट्स के साथ। अब ऑपरेशंस मतलब आप सर्जिकल ऑपरेशंस मत समझ लेना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं। ठीक, तो आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ सेट में हम लोग सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे, आप यहाँ पर लिख लीजिए कि वी विल डिस्कस 3 ऑपरेशंस ऑफ सेट हेयर। आप यहाँ पर लिख लीजिए कि वी विल डिस्कस, या फिर वी शैल भी कर सकते हैं, 3 ऑपरेशंस ऑफ सेट हेयर। समझ में आ रहा है। हम लोग इसमें बेसिक तौर पर 3 तरह के ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहला जो ऑपरेशंस ऑफ सेट होगा फ्रेंड, उसको आप लिख लीजिए यूनियन। आप इसको लिखते जाइए। पहला जो हमारा ऑपरेशंस ऑफ सेट होगा वो क्या होगा, यूनियन का। अब देखिए यूनियन का क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको 2 सेट दे दिया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको मिल जाए क्या, ए यूनियन बी। ठीक है, ये जो सिंबल आप देख रहे हो, ये जो ऊपर मुझे आपको ये जो तिलक जैसा आपको सिंबल दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए यूनियन बी। क्या पढ़ते हैं इसको, ए यूनियन बी। इसको आप लिख भी सकते हो, आप इस तरीक़े से इसको पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, इसको क्या पढ़ेंगे कि ए यूनियन बी। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, ए यूनियन बी। तो जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं पर ए यूनियन बी इस तरीके से दिखता है, तो आखिर इसका क्या मतलब होगा। तो इसका बहुत ही सिंपल मतलब होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कहीं पर ए यूनियन बी इस तरीके से दिख जाता है, तो इसका सीधा सा मतलब है, इसका सीधा सा मतलब क्या हम कहना चाह रहे हैं कि आखिर इसका जो एलिमेंट होगा वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तभी तो हम जान पाएंगे ना कि आखिर इसका मतलब क्या होगा। जैसे आपको ए यूनियन बी दिखा, तो आखिर इसके एलिमेंट किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को समझ जाते हैं। तो इसका एलिमेंट, मान लीजिए कि कोई एलिमेंट अगर x होगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि x सच दैट x जो होगा फ्रेंड, वो या तो बिलोंग करेगा ए से, या फिर बिलोंग करेगा क्या, बी से। समझ में आ रहा है बात। फिर से इस चीज़ को समझिएगा। अगर मान लीजिए कि आपको ये यूनियन भी इस तरीके से दिख जाता है, तो उसका क्या मतलब होता है कि इसका जो एलिमेंट होगा ये यूनियन बी का, वो या तो बिलोंग करेगा ए से, या फिर बिलोंग करेगा बी से। चलिए इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, एग्जाम्पल देंगे, फिर और आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एलिमेंट, जैसे मान लीजिए कोई सेट हम लोग ए ले लेते हैं। इसमें हम लोग 3 तरीके के कंडीशन देखते हैं यूनियन के भी कंडीशन में, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक सेट लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और हम सेट लेते हैं जिसमें मान लीजिए कि एलिमेंट है क्या, 2 और 3। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि ए और बी का यूनियन ले लीजिए। 2 सेट आपको दे दिया गया है, ए और बी। अब आपसे क्या कहा जाता है कि ए और बी का यूनियन ले लीजिए। जैसे ये वाला सिंबल आपको दिख रहा है, तो यूनियन में क्या होना चाहिए, यूनियन में आपको बताया कि ए यूनियन बी का जो एलिमेंट होगा वो ए से भी लाई करेगा, ए से लाई करेगा, या फिर बी से लाई करेगा। मतलब x जो है बिलोंग करेगा ए से, या फिर x बिलोंग करेगा बी से। इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे आप समझ सकते हैं क्या, कि जब भी ए और बी का यूनियन निकालना हो, ए यूनियन बी, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग ले लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 3। ए यूनियन बी में क्या हो गया, 1 2 3 हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, इसको समझ में आ रहा है बात। मतलब 1 2 3 इसमें जो भी एलिमेंट था उसको हम लोग ले लिए। अब देखिए इसमें 1 2 3 था, तो 1 2 3 ले लिया। अब बी में भी 2 3 था, 2 3 था। तो आप यहाँ पर देखिए कि सेट्स को जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें हम लोग एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिख सकते हैं।
तो एलिमेंट को अगर हम लोग रिपीट करके नहीं लिख सकते हैं फ्रेंड, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 3 को छोड़ देना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 3 को हम लोग रिपीट करके नहीं लिख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को अब देखिए, ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी का मतलब आपको क्या बताया कि इसका एलिमेंट जो है वो क्या करेगा, या तो बिलोंग करेगा ए से या तो बिलोंग करेगा बी से। और को यहाँ पर गौर दीजिएगा, गौर कीजिएगा, और को x बिलोंग कर रहा है ए से या बिलोंग कर रहा है बी से। अब इसमें देखिए इसका एलिमेंट x है, x बिलोंग कर रहा है या तो ए से या फिर बिलोंग कर रहा है बी से। तो आप यहाँ पर देखिए दोनों नहीं हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों सत्य हो। 1 जो है ए से बिलोंग कर रहा है ना, बी से करे या नहीं कोई मतलब नहीं। 2 देखिए, 2 इसमें भी बिलोंग कर रहा है, इसमें भी बिलोंग कर रहा है, मतलब दोनों में से एटलीस्ट एक जगह तो लाई करना ही चाहिए, या तो बिलोंग करना चाहिए ए में या बिलोंग करना चाहिए बी में। तो यहाँ पर देखिए एक जगह तो एटलीस्ट है ना 1 में, यहाँ पर देखिए बी में है क्या, तो इसमें दोनों में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 देखिए दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट क्या होना चाहिए, या तो ए में या बी में। तो यहाँ पर तो आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा ए यूनियन बी में। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि तो इसी का हमको वेन डायग्राम ड्रॉ करके दिखाइए, सवाल उठ सकता है कि इसी का हम लोग क्या करें, वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो चलिए वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम लोग जैसे आपको बताया कि क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लेते हैं। अब यूनिवर्सल सेट आपको प्रॉब्लम में कॉन्टेक्स्ट के अनुसार मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग देखिए यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ए यूनियन बी हमको लेना है। तो सबसे पहले तो हम लोग सेट को क्रिएट करेंगे, उसके बाद में यूनियन की बात करेंगे। यार ऑपरेशंस जो हो रहा है वो तो बाद में होगा, पहले पेशेंट कहाँ है वो तो देखना जरूरी है ना। तो आपका पेशेंट क्या है, ए और बी है। अब आपको मैं बताया था कि यहाँ पर आप गौर से देखोगे तो क्या है कि बी जो है सबसेट है ए का, हो रहा है ना, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बी क्या है, सबसेट है ए का, है ना जी, क्योंकि 2 और 3 इसी के एलिमेंट को लेकर के तो सेट बनाया, मतलब सबसेट है। और सबसेट है तो क्या हो रहा है, ए के भीतर लाई करेगा ना बी, समझ में आ रहा है, ए के भीतर क्या करेगा, बी लाई करेगा। आप यहाँ पर देखिए, आपको डायग्राम से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर ए का सेट बनाते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक सेट बना लिया जिसका नाम है क्या, ए। अब ए के भीतर लाई करेगा बी, ए के भीतर क्या लाई करेगा, बी। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों, बी ए के भीतर क्यों लाई करेगा, क्योंकि बी जो है ए का सबसेट है, बी जो है ए का क्या है, सबसेट है, तो वो क्या करेगा, अंदर लाई करेगा। लेकिन अब देखिए कि अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी को दर्शाइए। ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये जो पूरा हमारा है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और ये जो है पूरा ए है, सेट ए है, और ये जो है क्या, पूरा सेट बी है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या कर रहा है कि ए यूनियन बी को दर्शाइए। अब ए यूनियन बी को दर्शाना है, क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी में या तो ए का एलिमेंट भी बिलोंग करेगा और बी का भी एलिमेंट बिलोंग करेगा, मतलब दोनों में से एक बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस ये जो है पूरा रीजन शेडेड हो जाएगा। पूरा रीजन शेडेड कैसे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से देखिए ये रीजन जो है ना पूरा शेडेड हो जाएगा। ए यूनियन बी के कंडीशन में आप देख रहे हो ये पूरा जो है क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये पूरा एरिया, मतलब ये जो पूरा सर्कल है अंदर से बाहर तक, ये सब क्या हो जाएगा, ये पूरा शेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो शेडेड एरिया है फ्रेंड, वो किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है, ए यूनियन बी को डिपिक्ट कर रहा है। ए यूनियन बी को डिपिक्ट कर रहा है, मतलब 1 2 3 जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, या तो ए में बिलोंग करेगा या तो बी में बिलोंग करेगा, इसके एलिमेंट, ठीक। तो ये जो है आप इसको नोट डाउन करते जाइए। आप यहाँ पर इसको एग्जांपल लिख लीजिए, ए बी, आप यहाँ पर यूनियन लिखिए और फिर साथ ही आप इस डायग्राम को भी नोट डाउन कर लीजिए। ये जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इस चीज़ को बाहर करके ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए यूनियन बी को ये डिनोट कर रहा है, ठीक। तो आई थिंक कि आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इसको क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी पढ़ते हैं, ठीक है। और ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि ए यूनियन बी का अगर मान लीजिए आपको दिखता है तो इसका मतलब होता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है या तो ए से या बिलोंग कर रहा है बी से। तो आई थिंक कि आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक। तो ये जो हमारा था वो क्या था, फर्स्ट केस हमारा था। फर्स्ट केस क्या था कि हम लोग सबसेट वाला लेकर के जब ट्राई कर रहे थे तो इस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा क्या बताया आपको कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये सब क्या है, ऑपरेशंस ऑफ सेट है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, फिर और क्लियर होगा। दूसरा एग्जाम्पल आप इसको नोट डाउन करते जाइए। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल है फ्रेंड, जैसे मान लीजिए कोई सेट ए लेते हैं, ए में मान लीजिए कि यही एलिमेंट लेते हैं, क्या है 1 2 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी जैसे एक और हम सेट लेते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट है क्या 3 4 5,
ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल को मैं बार बार सेम इसलिए लेता हूं ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए, और एक एग्जाम्पल अगर फिट हो जाता है ना तो जो भी आपके समझ क्वेश्चन आता है आप उससे रिलेट करके आसानी से सोल्व कर पाते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या लिए यहाँ पर आप देख सकते हो क्या 1 2 3 ले लिया, और यहाँ पर क्या है 3 4 5 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बी जो है ए का सबसेट है, तो नहीं सबसेट है। सबसेट तब होगा ना यार जब हम लोग इसके एलिमेंट यानी ओरिजिनल सेट के एलिमेंट को लेकर के सेट बना लें। जैसे इसमें देखिए 2 और 3 इसी का एलिमेंट हूबहू था, तो बी था क्या, इस कंडीशन में ए का सबसेट था। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि बी जो है वो सबसेट है किस चीज़ का, ए का। ठीक है, बी जो है वो क्या है, सबसेट है ए का, लेकिन इस कंडीशन में बी जो है ए का सबसेट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बी एक अपना अलग सेट है और ए जो है एक अलग सेट है। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ एलिमेंट जो है दोनों में कॉमन है। ठीक, तो आई थिंक कि आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब रहा बात कि तो हम लोग जब इस टाइप का एग्जाम्पल मिलेगा तो फिर यूनियन कैसे लेंगे। एक एग्जाम्पल तो ऐसा है कि ऐसा में यूनियन इस तरीके से लेते हैं, अगर हम लोग को इस तरीके से मिल जाए तो यूनियन कैसे लेंगे। तो इसमें भी बहुत सिंपल है। इसका यूनियन अगर मान लीजिए कि आपको लेना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी। अब देखिए यूनियन का मतलब क्या आपको बताएं कि सिंपली जो भी एलिमेंट इसमें होगा उसको हम लोग लिख लेंगे, दोनों में से एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। जैसे मान लीजिए यूनियन का मतलब ही क्या होता है, संघ। अगर हिंदी में देखें तो यूनियन का मतलब संघ होता है, मतलब ए का भी एलिमेंट को उठा लो और बी के भी एलिमेंट को उठा लो बिना रिपीट किए हुए। समझ में आ रहा है, ए के भी एलिमेंट को उठा लो और बी के भी एलिमेंट को उठा लो बिना रिपीट किए हुए। ठीक, तब ना बाद में आप क्या कहोगे, बाद में अगर ए का भी एलिमेंट रहेगा बी के भी एलिमेंट रहेगा तो बाद में आप कहोगे ना कि हमारे पास जो एलिमेंट है या तो ए का है या बी का है। समझ में आ रहा है बात। जैसे मान लो कि अगर आपके पास दो जगह से, जैसे मान लो कि आप इधर से आप सेब को भी उठा लेते हो और उधर से आप अमरूद को भी उठा लेते हो, दोनों को कहो कि आ जाओ। बाद में अगर आपसे कोई कहता है कि आपके पास क्या है तो आप कह सकते हो कि या तो सेब मिलेगा या तो अमरूद मिलेगा। समझ में आ रहा है बात। या तो ये जो एलिमेंट है एक्स को लाइक करेगा या तो ये एलिमेंट है जो बी को लाइक करेगा या फिर बाई को लाइक करेगा, मतलब अलग अलग सेट को लाइक करेगा। वही यूनियन है। यूनियन में यही चीज़ आपको बताया कि या तो ए को लाइक करेगा या तो बी को लाइक करेगा। समझ में आ रहा है बात। तो आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें क्या बताया कि इन दोनों के एलिमेंट को, या फिर इसमें भी इन दोनों के एलिमेंट को हम लोग बिना रिपीट किए हुए ले लेते हैं। तो चलिए इसमें लेते हैं। इसके एलिमेंट को लेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, फिर क्या 2, फिर 3। इसके बाद देखो 3 यहाँ फिर रिपीट कर रहा है तो 3 को नहीं ले सकते हैं, क्या फिर लेंगे 4 और 5। समझ में आ रहा है। ए के भी एलिमेंट को बुला लिए और बी के भी एलिमेंट को बुला लिए बिना रिपीट किए हुए। अब देखो कि यहाँ पर ए यूनियन बी आपका तैयार हो गया। अब अगर आपसे कोई बोलता है कि आपके सेट में कहाँ कहाँ से एलिमेंट लाई कर रहा है तो आप तो बिना देखे आप बोल सकते हो ना कि या तो ए में लाई करेगा या तो बी में लाई करेगा। यही 2 कंडीशन है ना, क्योंकि 2 ही जगह से आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर ऐसा हमेशा जो है 2 ही कंडीशन रहेगा। हो सकता है कि एक तीसरा सेट भी आपको सी मिल जाए, तो उसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल हम लोग क्या करें, हालांकि सी 3 4 जितना भी सेट मिलेगा उसका में भी हम लोग सेम ही काम करेंगे। सेम काम क्या करेंगे कि बिना रिपीट किए हुए सभी के एलिमेंट को उठा लेंगे। जैसे अगला मान लीजिए कि यहाँ पर 3 4 5 था, एक अगला रहता जो 6 7 8 रहता, तो हम लोग क्या करते हैं 6 7 8 को भी इसमें जोड़ देते। वो क्या हो जाता है ए यूनियन बी यूनियन सी। समझ में आ रहा है। तो उसमें भी हम लोग को सेम ही काम करना है, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको समझ रहे हैं। देख लीजिए इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 2 3 को उठाया, 3 4 5 को उठाया। अब अगर आपसे कोई कहता है कि इसका जो एलिमेंट है वो कहाँ से लाई करेगा तो आप सिंपली कह सकते हो कि या तो ए से लाई करेगा या तो बी से करेगा, कोई ना कोई में लाई करेगा ही भाई। या तो बी में होगा 2 या फिर ए में होगा। समझ में आ रहा है बात। तो आई थिंक कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आखिर अब इसको हम लोग वेन डायग्राम पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये चीज़ समझना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे तो सिंपली एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। अब यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए मैं आपको बता दिया था कि यूनिवर्सल सेट में हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर रीजन को से यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर ए है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग सेट ए को ड्रॉ करते हैं। देखिए सेट ए ड्रॉ हो गया, यहाँ पर सेट ए है, ये जो है हमारा क्या है एस है। अब देखिए इसमें सेट बी भी है और बी ऐसा है कि जिसमें कुछ एलिमेंट ओवरलैप कर रहा है। समझ में आ रहा है बात। बी एक ऐसा सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप कर रहा है मतलब जैसे इसमें देखिए 1 2 3 ए में था, 3 4 5 बी में, मतलब 3 देखिए दोनों में ओवरलैप है। 3 क्या है, दोनों में ओवरलैप है। तो ओवरलैप है तो आप देख लो कि ओवरलैप कहाँ पर कर रहा है, जो ए में भी रीजन है और बी में भी रीजन है। तो यही रीजन है ना जिसमें ए और बी दोनों है, और इसी में 3 है, इसी में 3 लाई करेगा, क्योंकि ए में भी होगा और बी में भी तभी होगा ना जब यहाँ पर होगा। इसके अलावा ए में 1 और 2 है तो 1 और 2 यहाँ पर हो जाएगा, इसके बाद 4 5 कुछ यहाँ पर हो जाएंगे।
पहले बस समझने का प्रयास कीजिए। इस पर हम लोग जब डीपीपी करेंगे तो आपको और अच्छे से एक एक एग्जाम्पल के जरिए सब कुछ क्लियर करते जाएंगे। आप बस अभी देखते जाइए कि कैसे कैसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये तो सेट हुआ, यहाँ पर हमको रिप्रेजेंट करना है ऑपरेशंस को, यानी ये यूनियन बी को। तो ये यूनियन बी में क्या करेंगे हम लोग, तो ये यूनियन बी में क्या होगा, ये भी रीजन आ जाएगा। ए और बी मतलब पूरा में आ गया। ये यूनियन बी में क्या हुआ, ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है, मतलब ए और बी पूरा कंबाइंड हो गया। इसमें भी क्या हुआ था, ए और बी दोनों, क्योंकि यूनियन की बात हो रहा था। तो सिंपली इसमें भी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी में पूरा कंबाइंड हो जाएगा। तो पूरा कंबाइंड हो जाएगा, ए का भी एलिमेंट है, बी का भी। जैसे यहाँ पर देखो ना, ये यूनियन बी में क्या है, एक भी है, दो भी है, मतलब ये रीजन भी है। ये रीजन जो आप देख रहे हो, ये रीजन भी है। एक दो भी आप देख रहे हो इसी में है। 3 4 5 मतलब एक दो वाला ये पूरा रीजन इसमें भी है ना जी। फिर देखो 3 भी है, 3 भी है तो मतलब क्या है, ये भी रीजन पूरा। समझ में आ रहा है। 4 5 भी है, मतलब ये भी रीजन पूरा। समझ में आ रहा है बात। मतलब क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो ये पूरा शेडेड एरिया क्या है, ये यूनियन बी को डिपिक्ट कर रहा है। कोई दिक्कत, आई थिंक कि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 2 एग्जाम्पल देख लिए ना, आई थिंक कि आपको यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्या कर रहा है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी क्या है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं डिसजॉइंट सेट का। डिसजॉइंट सेट का क्या एग्जाम्पल देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पर तीसरा लिखिए। तीसरा एग्जाम्पल में आप यहाँ पर लिखिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक सेट हम लोग ले लेते हैं 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक सेट हम लोग ले लेते हैं 4 5 6। चलिए यहाँ पर मैंने 2 सेट लिया, इसका हम लोग यूनियन निकालना हो तो यूनियन में बस क्या करना है, जो भी 2 सेट है, 3 सेट है, 10 सेट है, कोई मतलब नहीं। सबके एलिमेंट को हम लोग बिना रिपीट किए हुए बुला लेंगे कि भाई आजा आजा आजा, सबके एलिमेंट को बुला लेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ए यूनियन बी हम लोग को निकालना है। तो सिंपली हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखिए ए यूनियन बी। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 इसका एलिमेंट हो गया। अब देखिए 4 5 6, इसमें तो कोई कॉमन एलिमेंट है ये नहीं है, तो सबको हम लोग लिख लेंगे एज इट इज 4 5 6। देखिए पूरा एलिमेंट हम लोग यहाँ पर लिख लिए अच्छे से। ठीक है, तो ये जो है क्या कर रहा है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पर एक बात को देखिए कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपली इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब अगर 2 सेट के बीच कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं कि ये एक डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पर जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है फ्रेंड, तो कॉमन होता है तभी तो ओवरलैप करता है ग्राफ, तभी तो सर्कल दोनों ओवरलैप करता है, 2 या 3 जो भी सेट हो। लेकिन यहाँ पर देखिए कि कोई कॉमन है ही नहीं, तो क्या ओवरलैप करेगा, तो बिल्कुल ओवरलैप नहीं करेगा। तो बिल्कुल ओवरलैप नहीं करेगा तो कैसा हम लोग आखिर यहाँ पर जो है से डायग्राम बनाएंगे। तो इसका जो डायग्राम है होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, रूसाफोली वाला डायग्राम। यानी ना तो ए को बी से कोई मतलब और ना तो बी को ए से कोई मतलब। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पर एक बात होगा कि एलिमेंट यूनियन में दोनों का काउंट है, भले ओवरलैप नहीं है लेकिन इसके एलिमेंट जो है काउंट है यूनियन में। जैसे यहाँ पर देखो यूनियन में क्या है, 1 2 3 भी है और 4 5 6 भी है, दोनों काउंट है, भले इन दोनों में कोई संबंध नहीं हो। तो जब इस कंडीशन में आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ए के भी एलिमेंट को पूरा यहाँ पर कर देंगे, यानी ये शेडेड रीजन भी हो जाएगा। ये क्या होगा, ये जो है ये शेडेड रीजन और ये भी शेडेड रीजन काउंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो रीजन हुआ ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए यूनियन बी। ये क्या हुआ, ए यूनियन बी इन कंडीशन ऑफ डिसजॉइंट सेट। ये कैसा कंडीशन है, आप यहाँ पर लिख सकते हो डिसजॉइंट सेट। ये जो है डिसजॉइंट सेट का कंडीशन है और इसमें क्या कर रहा है, ए यूनियन बी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर भी देख रहे हो वो भी क्या है, ए यूनियन बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यही था हमारा यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, 2 सेट रहे 3 सेट रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 2 सेट के बारे में आप अच्छे से आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी 3 सेट या जो भी सेट होगा वो हम लोग क्वेश्चंस जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ नोट इट डाउन माय फ्रेंड। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपना दूसरा ऑपरेशन ऑफ सेट, जो कि क्या है, इंटरसेक्शन। क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक, आप एक एक करके पूरे को नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग अपने दूसरे ऑपरेशंस ऑफ सेट की तरफ चलते हैं, जो कि क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट।
तो आप यहाँ पर लिखिए दूसरा क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट होता है फ्रेंड, यानी इसमें जो सेट होता है उसको हम लोग अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको तो हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। अब इंटरसेक्शन वो होगा, उसमें सिंपली हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, जैसे ए और फिर इंटरसेक्शन भी। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है फ्रेंड, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो आई थिंक कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि कहीं पर आपको इस तरीका से देखने को मिलता है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर की ओर रहे तो क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी, इस बात को याद रखिएगा। और जब भी ये उल्टा हो जाए नीचे की ओर तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब ऊपर वाला मिलता था तो उसका क्या मतलब होता था कि इसका जो एलिमेंट है वो या तो ए को लाई कर रहा है या फिर बी को लाई कर रहा है। लेकिन जब आपको इंटरसेक्शन का केस मिल जाए तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में आप क्या लिख सकते हो कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड क्या, x बिलोंग्स टू b। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, उस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं क्या लिखा कि x बिलोंग कर रहा है a से और x बिलोंग कर रहा है b से, लेकिन इंटरसेक्शन के केस में क्या होता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। यहाँ पर और नहीं है, यहाँ पर क्या है, एंड। ठीक, यानी इस बात को याद रखिएगा कि जब आपको इंटरसेक्शन मिले तो इसका मतलब क्या होता है, एंड, और जब आपको यूनियन मिले तो इसका मतलब क्या होता है, और। मैथमेटिकल भाषा में समझ में आ गया, यूनियन का मतलब क्या, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या, एंड। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि पहला एग्जाम्पल जो लेते हैं हम लोग, सबसेट वाला वही लेना है, तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट ए लिया जिसमें एलिमेंट है क्या, 1 2 3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बी लेते हैं जिसमें एलिमेंट है क्या, 1 और 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका जो एलिमेंट है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका इंटरसेक्शन ले लीजिए, क्या कह रहे हैं, ए और बी का ये 2 सेट है, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन ले लीजिए। इंटरसेक्शन माने इस तरह से लिखेंगे, तो चलिए लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमको इंटरसेक्शन लेना हो तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए इंटरसेक्शन में हम लोग को क्या करेंगे, सिंपली आप ये ध्यान रख सकते हो कि इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिख देते हैं। अब देखो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 और 2, 1 और 2, यही तो कॉमन है। तो अगर ये दोनों कॉमन है तो हम लोग इंटरसेक्शन में क्या लिख देंगे, 1 और 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इसका जो एलिमेंट होगा फ्रेंड, वो ऊपर में मैं आपको क्या बताया कि इंटरसेक्शन के केस में एंड लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एलिमेंट होगा वो ए से बिलोंग करेगा एज वेल एज बी से भी बिलोंग करेगा, मतलब दोनों से बिलोंग करेगा। समझ में आ रहा है, इसका जो एलिमेंट होगा वो ए से भी बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा। अंतर देखना, यूनियन में था कि या तो ए से बिलोंग करेगा या तो बी से, मतलब कोई एक में, दो में से कोई एक ही में बिलोंग करेगा। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या केस है कि इसमें ए से भी बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, इसका एक एलिमेंट उठाओ 1। अब देखो एक जो है वो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। देख लो ए में भी है और बी में भी है ना जी। 2 को देखो, इसमें 2 बी में भी है और ए में भी है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपका प्रश्न हो सकता है कि ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग क्या किए, दोनों के जो कॉमन एलिमेंट थे उसको हम लोग लिख लिए, लेकिन इसको आखिर हम लोग वेन डायग्राम पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें भी हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ड्रॉ हो गया। अब देखिए, अब हम लोग सिंपली ए और बी दोनों सेट का हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक सेट ए ड्रॉ कर दिए। लेकिन अब देखिए चूंकि बी जो है वो क्या है, इसका सबसेट है। ए का क्या है, बी जो है सबसेट है। तो सबसेट है तो क्या, ए के भीतर ही बी भी लाई करेगा, ए के भीतर ही लाई करेगा ना, क्योंकि इसी के एलिमेंट से बनाया गया एक सेट है, मतलब बी सबसेट है। आप यहाँ पर लिख लीजिए, ये क्या है, ए है और अंदर में क्या है, बी है। ठीक, और ये जो है हमारा क्या है, यू है, मतलब यूनिवर्सल सेट है या फिर एस है। ठीक ना। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि आखिर ए इंटरसेक्शन बी को कौन सा इसमें जो एरिया है वो शो करेगा। तो आपको मैं बताया कि इंटरसेक्शन के केस में क्या होता है कि एलिमेंट जो है
ए से भी लाई करता है एज वेल एज बी से भी लाई करता है, मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। तो दोनों में अगर कॉमन एलिमेंट होना चाहिए तो जब ग्राफ की बात हम लोग करें तो उसमें कॉमन एरिया भी होना चाहिए, मतलब दोनों का कॉमन एरिया। तो आप देखो कि ए और बी दोनों का कॉमन एरिया आखिर कौन सा है, तो आप देख सकते हो कि ए और बी का जो कॉमन एरिया है फ्रेंड वो क्या है, यही वाला एरिया है ना, जो ए में भी लाई कर रहा है और बी में भी लाई कर रहा है। समझ में आ रहा है बात? आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वैसा एरिया होगा जो ए में भी और बी में भी दोनों में लाई कर रहा है, यानी दोनों का कॉमन एरिया ही इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो आप देखो ए का भी और बी का भी, मतलब ये जो एरिया है, ये जो है आप देख सकते हो कि ये जो एरिया होगा अंदर वाला वो क्या होगा, ए में भी कॉमन होगा और बी में भी कॉमन होगा, राइट। तो ये जो एरिया हुआ शेडेड एरिया, इसको हम लोग क्या से डिनोट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। किस केस में ऐसा हुआ, जब बी जो है ए का क्या है, सबसेट है। किस केस में ऐसा हुआ, जब बी जो है वो क्या है, ए का सबसेट है। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, बी जो है ए का सबसेट है। अब देखिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस सिंबल को देख करके। इवन बहुत से मैथमेटिशियन इस सिंबल को, यानी आपको कहीं कहीं पर इस तरीके से मिल जाएगा कि बी जो है सबसेट है ए का, और कहीं कहीं पर आपको इस तरीके से मिल जाएगा कि बी जो है सबसेट है ए का। बहुत से मैथमेटिशियन जो है दोनों को सबसेट ही बोलते हैं। दोनों सिंबल जब आपको दिखे तो दोनों को क्या बोलते हैं, सबसेट ही बोलते हैं। लेकिन अगर और प्रिसाइजली हम लोग देखें तो इस कंडीशन में, ऊपर वाला जो कंडीशन है फ्रेंड, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट, अगर हम लोग प्रिसाइजली देखें तो। अदरवाइज सबसेट पर भी काम चलेगा, ठीक है। कहीं कहीं आपको बुक में ऐसा मिलता है, इसलिए मैं चाहा कि आपको बता दूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो जब ऐसा मिल जाए तो ये क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। वहीं अगर आपको ऐसा मिलता है, मतलब जिसमें इक्वालिटी टाइप का साइन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसको याद करने के लिए इसको आप ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू से भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। जैसे ये जो सिंबल है इसको आप देख रहे हो ना, कुछ इस टाइप के है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। तो जहां पर आपको इक्वल टू साइन मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सेट जो है अपने ओरिजिनल सेट के इक्वल है। तो अगर ओरिजिनल सेट के इक्वल हो जाएगा फ्रेंड, तो वो तो इम्प्रॉपर सबसेट होगा ना। कोई भी सेट है वो क्या है, ओरिजिनल सेट के इक्वल हो जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जब भी आपको इस तरीके का सिंबल मिल जाए तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। वहीं आपको ऐसा मिले, मतलब लेस देन, तो जब भी आपको लेस देन वाला मिल जाए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो प्रॉपर सबसेट को शो कर रहा है, ठीक। प्रॉपर सबसेट, क्योंकि वो ओरिजिनल सेट के इक्वल नहीं होगा, ये चीज़ मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और जब ओरिजिनल सेट के इक्वल नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट के अंदर आ जाएगा। तो ये जो सिंबल है क्या हो रहा है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, बी जो है ए का क्या है, एक प्रॉपर सबसेट है। तो इस कंडीशन में इंटरसेक्शन वाला एरिया कौन सा हो जाएगा, शेडेड एरिया इंटरसेक्शन का एरिया हो जाएगा, ठीक। तो आप इसको नोट डाउन करते जाइए ताकि बाद में आप इसको एक बार अच्छे से रिव्यू कर पाएं, ठीक है। तो प्लीज नोट इट डाउन माय फ्रेंड। इसके बाद मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूं, वो क्या है, ओवरलैपिंग वाला। उस कंडीशन में इंटरसेक्शन एरिया क्या होगा उसको भी समझाऊंगा। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर आप दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। अब देखिए दूसरा जो एग्जाम्पल है फ्रेंड, जैसे इसमें मान लीजिए कि दो सेट लेते हैं। एक सेट में मान लीजिए कि ए लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक। और दूसरा जो हम सेट लेते हैं इसमें एलिमेंट क्या है, 3 4 5, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस कंडीशन में इंटरसेक्शन क्या होगा, फिर से आप गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। इस कंडीशन में इंटरसेक्शन क्या होगा, तो इंटरसेक्शन में मैं आपको क्या बताया कि वैसा एलिमेंट को हमको चुनना है जो दोनों में कॉमन हो, मतलब दोनों में अवेलेबल हो, ठीक है। वैसा एलिमेंट को हम लोग इंटरसेक्शन में चुनते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, आप देखो 3 ही कॉमन है ना, सिर्फ 3 ही कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन अगर बी हम लोग इस कंडीशन में निकालें तो हमारा जो एलिमेंट इसके भीतर आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा। सेट के भीतर क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा। समझ में आ रहा है बात। अब इसको थोड़ा उल्टा समझने का प्रयास करते हैं। उल्टा मतलब मान लीजिए कि आपको ए इंटरसेक्शन बी में इस तरीके से एक एलिमेंट मिलता है 3, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब मैं आपको ऊपर बताया था कि इसका मतलब हुआ कि इसका एलिमेंट ए में भी बिलोंग कर रहा होगा और बी में भी बिलोंग कर रहा होगा। जैसे यहाँ पर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो है ए में भी बिलोंग कर रहा है और बी में भी बिलोंग कर रहा है। तो आप देख लो उठा करके 3 ए में भी है और बी में भी है। समझ में आ गया बात। जब आपको इंटरसेक्शन बनाना हो तो दोनों में से कॉमन एलिमेंट को उठा लेते हैं, और अगर आपको इंटरसेक्शन ही मिल गया
तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो एलिमेंट है वो ए में भी बिलोंग कर रहा है और बी में भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ तक तो आई थिंक कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आप कहिएगा कि तो इसका भी वेन डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? तो चलिए इसमें भी हम लोग बहुत सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? तो बहुत सिंपल है। चलिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, फिर हम लोग को क्या बताएं कि ऑपरेशन करना है तो मरीज को तो होना चाहिए ना। मरीज अवेलेबल ही नहीं होगा तो ऑपरेशन क्या करेंगे? तो ऑपरेशन में आपका मरीज कौन है? दोनों सेट। तो सेट ए और सेट बी। तो सेट ए और सेट बी में हम लोग क्या करेंगे? एक सेट बनाएंगे। ये जो है सेट ए है और अगला सेट जो होगा वो क्या होगा? सेट बी होगा। तो आप कहोगे कि फिर यहाँ पर ओवरलैपिंग वाला क्यों बना दिए? तो ओवरलैपिंग इसलिए बनाए मेरे भाई क्योंकि यहाँ पर ए में भी देखो एक एलिमेंट कॉमन है, ए और बी में दोनों में एक एक एलिमेंट कॉमन है। तो कॉमन एरिया भी दिखाओगे ना। कॉमन एरिया कैसे दिखाओगे? ओवरलैप करेगा तब तो। ए में भी वो रहेगा और बी में भी रहेगा। समझ में आ रहा है बात? वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया कि ये दोनों सेट है, इन दोनों सेट का नाम दे देते हैं। ये सेट है क्या? ए, और इस सेट का नाम बी। ये जो है यूनिवर्सल सेट है। अब देखो ये दोनों सेट है, इसमें जो कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया क्या है? 3 है। इसके अलावा क्या है? 1 2। इसके बाद इधर क्या है? 4 5। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताया कि इंटरसेक्शन केस में क्या होता है? दोनों में कॉमन एरिया। इंटरसेक्शन के केस में क्या होता है? दोनों में कॉमन एरिया। तो आप देखो कि दोनों में कॉमन एरिया कहाँ पर आ रहा है? कुछ दिख रहा है आपको? दोनों में कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया अगर आप ध्यान से देखो तो कॉमन एरिया यही है ना। कॉमन एरिया तो यही है। इसके अलावा आपको कॉमन एरिया कहीं पर दिख रहा है? जो ए में भी है, बी में भी है, कहीं पर नहीं दिख रहा है। मतलब ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक, इंटरसेक्शन एरिया है। मतलब ये जो शेडेड एरिया आपको दिख रहा है वो क्या कर रहा है? इंटरसेक्शन को शो कर रहा है। तो इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पर हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं? इसको हम लोग नीचे ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए इंटरसेक्शन बी को ये शो कर रहा है। किस केस में? जब ए जो है न तो बी का सबसेट है और न ही बी जो है ए का सबसेट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको बताया था एग्जांपल में क्या कि ऐसे रहता है तो उसको क्या हम लोग पढ़ते हैं? ए सबसेट बी। अब यहाँ पर इम्प्रॉपर सबसेट रहे, प्रॉपर सबसेट रहे, हमेशा कोई बार बार थोड़ी बोलेगा यार कि ये प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। इसलिए प्रिसाइजली नॉलेज होना चाहिए कि कौन इम्प्रॉपर सबसेट को डिनोट कर रहा है और कौन प्रॉपर सबसेट को। लेकिन आम बोलचाल में हम लोग क्या बोलते हैं? सबसेट। तो ये सबसेट बी। लेकिन कहीं अगर आपको इस तरीके से कटा हुआ दिख जाता है, इसका मतलब है क्या कि ये बी का सबसेट नहीं है। तो इस कंडीशन में भी वही बात है क्या कि ए जो है न तो बी का सबसेट है और न ही बी जो है क्या है? ए का सबसेट है। समझ में आ रहा है? न ए जो है बी का सबसेट है और न ही बी जो है क्या है? ए का सबसेट है। ठीक, तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन माय फ्रेंड। और इसके बाद मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल समझाता हूं जो कि डिसजॉइंट सेट के कंडीशन में होगा, जब दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे। तो आप इस सब को नोट डाउन करते जाइए, बाद में आपको रिव्यू करने में मदद मिलेगा और अच्छा हो। तो अब चलिए हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक सेट और मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए मिला जिसमें कुछ एलिमेंट है क्या? 1 2 3। ठीक है, और एक सेट मिलता है बी जिसमें एलिमेंट है क्या? 4 5 6। ठीक, अब आप देखो आपको 2 सेट दे दिया गया और अगर आपसे कहते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी, इस केस में अब बताओ आप कि क्या इसमें कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होगा? मतलब कोई एलिमेंट हमको मिलेगा? सोचो और बताओ। यहाँ पर है कि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है और आपको बोला जाता है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। तो इंटरसेक्शन मिल पाएगा? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इंटरसेक्शन तभी मिलता है ना यार जब दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट होता है, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट को ही तो हम लोग उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि ना तो ए और ना ही कोई बी, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर होता तो हम लोग जैसे यहाँ पर उठा लिए 3 उठा लेते, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। तो नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं होगा। और जब कोई एलिमेंट नहीं होगा तो उसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करेंगे? फाई से डिनोट करेंगे। किस चीज़ से डिनोट करेंगे हम लोग? फाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपसे कोई कहे कि फिर इसका वेन डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो चलिए इसका भी हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसमें भी सिंपली हम लोग क्या करेंगे? एक हम लोग यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, इसके बाद हम लोग एक एलिमेंट ए ले लेंगे, मतलब एक सेट ए ले लेंगे, इसके बाद एक सेट बी ले लेंगे। ठीक है, ये बी है और ये ए है और ये पूरा क्या है? यूनिवर्सल सेट है। लेकिन अब बताओ ये दोनों सेट ए और सेट बी है, तो क्या
इसका जो एलिमेंट कॉमन है तो बिल्कुल कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन होगा तो बिल्कुल इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो जब इंटरसेक्शन होगा ही नहीं तो इसके इंटरसेक्शन के लिए हम लोग कैसे वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई भी शेडेड एरिया नहीं होगा। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि नो शेडेड एरिया, ठीक है। इसमें कोई भी शेडेड एरिया नहीं होगा, क्योंकि होता तो हम लोग क्या करते, इसमें कॉमन एलिमेंट होता तो बिल्कुल शेडेड एरिया होता। जैसे आप यहाँ पर देखो, इसमें कॉमन था तो इसका शेडेड एरिया क्या हो गया? इंटरसेक्शन हो गया। इसमें कॉमन था तो शेडेड एरिया क्या हो गया? इंटरसेक्शन हो गया। लेकिन इसमें तो कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं है तो इसमें कोई शेडेड एरिया नहीं होगा। हाँ, इसके अंदर आप ऐसे लिख सकते हो कि एक एलिमेंट 1, 2 और 3 ऐसे आप एलिमेंट डाल दो इसके अंदर, लेकिन आप इसमें कोई शेडेड एरिया नहीं लिख सकते। इसका इंटरसेक्शन किसके इक्वल? फाई के इक्वल, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको इंटरसेक्शन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो इसके बाद हम लोग डिफरेंस को देखते हैं कि वो क्या होता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। तो प्लीज नोट इट डाउन माय फ्रेंड। तो तीसरा जो हमारा ऑपरेशंस ऑफ सेट है फ्रेंड, वो क्या होता है? डिफरेंस का। तो आप यहां पर लिखिए डिफरेंस, ठीक है। इसमें हम लोग सिंपली कैसे डिनोट करते हैं? तो मान लीजिए कि दो सेट मिलता है, तो डिफरेंस मतलब आप जानते हो अंतर या घटाव। तो सिंपली हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? a माइनस बी, ठीक है। डिफरेंस मतलब a माइनस बी। अब आपको एग्जाम्पल में जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पर b माइनस ए, सी माइनस डी बहुत सारा मिलेगा। हम लोग यहाँ पर अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो दो सेट का हम लोग को डिफरेंस यहाँ पर मान लीजिए कि दिया गया, तो इसका मतलब क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। तो इसका मतलब होता है फ्रेंड कि a माइनस बी का मतलब होता है कि इसका जो एलिमेंट होगा, जैसे मान लीजिए कि इसका एलिमेंट x है, तो x जो होगा वो क्या होगा कि x जो है बिलोंग तो करेगा a से, एंड x जो है डज नॉट बिलोंग टू b। समझ में आया बात? a माइनस बी अगर आपको कहीं पर दिखे सेट्स में तो हम लोग क्या समझेंगे कि x जो है a से बिलोंग कर रहा है लेकिन b से बिलोंग नहीं कर रहा है। फिर से समझिएगा, डिफरेंस का मतलब होता है कि दो सेट्स को घटाना, मतलब दो सेट्स मिल गया उसके एलिमेंट को घटा देना, ठीक। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर a सेट में से b को घटा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट b वाला तो घट गया ना। a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि b वाला एलिमेंट a में से घट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एलिमेंट होगा वो a में तो लाई करेगा लेकिन b में लाई नहीं करेगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, फिर और क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सबसेट वाला, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग पहला एग्जाम्पल क्या लिए, a जो है जैसे मान लीजिए कि 1, 2, 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। b जैसे यहाँ पर मान लीजिए लेते हैं हम लोग क्या, 1 और 2, या फिर मान लीजिए कि इसमें सिर्फ हम लोग 2 लेते हैं। लेकिन चलिए ऊपर से हम लोग जब 1, 2 को लेते आ रहे हैं तो इसमें भी हम लोग पूरा ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि 1 और 2 को यहाँ पर हम लोग ले लिए, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, b जो है क्या है, a का सबसेट है, ठीक। b जो है क्या है, a का सबसेट है, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, a माइनस बी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग a माइनस बी निकालते हैं। तो मान लीजिए कि a माइनस बी आप निकालते हैं तो क्या लिखिएगा, तो बहुत सिंपल है। a माइनस बी में हम लोग क्या करेंगे कि a में से जो एलिमेंट आप देखिए जो b में लाई कर रहा होगा उसको a में से माइनस कर देंगे। सिंपल सा बात है क्या, b में जो जो एलिमेंट होगा उसको a में से घटा देंगे या फिर हटा देंगे। देखिए b में क्या है, 1 और 2, और a में क्या है, 1 और 2, मतलब दोनों में है। तो जो दोनों में होगा मतलब जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको नहीं लेना है। जब माइनस की बात कर रहे हैं हम लोग तो जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको नहीं लेना है, और जो बच जाएगा उसको ले लेना है। ऐसे समझो या फिर ऐसे समझो, दूसरे तरीके से समझ सकते हो क्या कि b में जो एलिमेंट होगा उसको a में से घटा देना है। दो तरीके से बताया क्या कि b वाला जो एलिमेंट होगा a में से घटा देना है, या फिर ऐसे समझो कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको नहीं लेना है। तो अब देखो 1 और यहाँ पर 2 है, तो हम लोग क्या किए, 1 और 2 को हम लोग क्या किए, घटा देंगे a में से, क्योंकि कॉमन एलिमेंट है। या फिर कॉमन एलिमेंट को नहीं लिए तो बच गया क्या, 3। मतलब आप कह सकते हो क्या कि a माइनस बी जब हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलिमेंट आपको मिलेगा 3, मतलब ओनली 1 एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो आप कहोगे कि फिर इसका वेन डायग्राम बनाइए। वेन डायग्राम पर कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, तो चलिए वेन डायग्राम भी आपको सिखाते हैं। वेन डायग्राम में भी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सेट बना लेंगे a, इसके भीतर क्या होगा, b लाई करेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा s है, यूनिवर्सल सेट, और ये जो है बाहर में क्या है, a है, और अंदर में क्या है, b है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, आपको नहीं होना चाहिए। अब a माइनस बी यानी कौन सा रीजन होगा, a माइनस बी,
ध्यान से सोचिएगा, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। a माइनस बी उस रीजन की बात कर रहा है जो a में तो है लेकिन b में नहीं है, क्योंकि b वाला घटा दिए ना। समझ में आ रहा है बात? फिर से समझिएगा, a माइनस बी उस रीजन को बता रहा है जो a में है लेकिन b में नहीं है। तो आप देखो ये कौन सा रीजन है इस ग्राफ में, a में तो है लेकिन b में नहीं है, तो यही रीजन है ना जी। a में है लेकिन b में नहीं है, मतलब इसके b के चारों तरफ वाला जो रीजन आपको दिख रहा है अंदर अंदर, ये सब क्या है, a में तो है लेकिन b में नहीं है। यही बात है ना। a में देखो, a में तो है, a में है चारों तरफ लेकिन b में नहीं है। तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है b में कुछ भी नहीं, b में खाली है, बीच में जो आप देख रहे हो ये खाली है, इसके चारों तरफ भरा हुआ है, मतलब a में है। देखो a में है लेकिन b में नहीं है। तो ये जो हम लोग यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हुआ वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये जो शेडेड एरिया है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, a माइनस बी को। समझ में आ रहा है, a माइनस बी को। ये किस केस है, कैसा कंडीशन है, तो एक कंडीशन क्या है, जब b जो है सबसेट है a का। ठीक, तो आई थिंक यहाँ पर भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल में आपको क्या बताया था कि एक सेट मान लीजिए कि ए है जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं होगा। बी भी मान लीजिए कि एलिमेंट है जिसमें एलिमेंट है क्या 3 4 5, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपको कोई कहता है कि ए माइनस बी निकालिए, तो अब देखिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, बी का जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग ए में से घटा देंगे, या फिर आपको क्या बताया कि जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको हम लोग नहीं लेंगे। तो कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, तो आप देखो सिर्फ 3 ही कॉमन एलिमेंट है, 3 के अलावा भी यहाँ 4 5 बच रहा है, लेकिन ये दोनों में तो कॉमन है नहीं, और वैसे भी बी वाला एलिमेंट को हमको घटाना है, कॉमन है नहीं 4 5, और वैसे भी बी वाला को घटाना है। तो क्या 4 5 को हम लोग लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि क्या, कि यहाँ पर जो है x जो है a से तो लाई करेगा लेकिन x b से लाई नहीं करना चाहिए। ऐसा एलिमेंट होना चाहिए a माइनस बी में जो a से लाई करेगा लेकिन b से लाई नहीं करना चाहिए। तो वो कौन सा एलिमेंट होगा, तो 3 तो कॉमन ही है, इसको नहीं ले सकते हो तुम, क्योंकि कॉमन एलिमेंट को तो घटा देंगे। तो बच क्या जाएगा 1 और 2, यही दो को बचेगा ना, 4 5 को तो लेना ही नहीं है। कहेंगे आप यहाँ भी देख सकते हो कि x a से तो लाई करेगा लेकिन b से लाई नहीं कर, सॉरी ये तो इंटरसेक्शन वाला है ना, इसमें देखो ए माइनस वाला में ए तो से तो लाई करेगा लेकिन बी से लाई नहीं करेगा, मतलब 4 5 नहीं ले सकते हैं हम लोग। तो सिर्फ इसमें क्या होगा 1 और 2। अब आप कहोगे कि फिर इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कीजिए, तो चलिए इसका भी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाते हैं, मतलब एक सर्कल बनाते हैं वो कि सेट ए के लिए, फिर एक सर्कल बनाते हैं सेट बी के लिए। अब देखिए कि इसमें भी हम लोग इस तरीके से ओवरलैपिंग क्यों बनाए, क्योंकि कुछ एलिमेंट कॉमन था, 3 वाला कॉमन था। तो ये देखियो ये चीज़ हो गया, ये क्या हो गया, ये जो है सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है सेट बी को, और ये हमारा सब पूरा जो है यूनिवर्सल सेट को। तो यहाँ पर हमको क्या बताना है, ए माइनस बी को, ए माइनस बी को समझना है। यहाँ पर ए माइनस बी में आपको क्या बताया कि एलिमेंट जो है वो ए से तो लाई करना चाहिए लेकिन बी में लाई नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा रीजन जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि आप भी देख सकते हो कि जो एरिया ए में है लेकिन बी में नहीं है वो कौन सा एरिया है, यही एरिया है ना जी, ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। मतलब आप ये देख सकते हो कि ये जो बाहर वाला एरिया है ये वाला, ये सब क्या है, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो शेडेड एरिया है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी को। इस एरिया को हम लोग किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं, ये शेडेड एरिया क्या है, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि बी का एलिमेंट को हमको ए में से माइनस कर देना है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। और एक कंडीशन कैसा है कि न तो ये जो है बी का सबसेट है और न ही बी जो है क्या है, ए का सबसेट है। तो आई थिंक कि आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या, और 3 ही कंडीशन जनरली आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक सेट हम ले लेते हैं क्या, 1 2 3 डिसजॉइंट सेट वाला कंडीशन अब हम लोग देखने जा रहे हैं। अगला जो है क्या 4 5 6। अब देखो इसमें आपको क्या कहते हैं कि a माइनस बी। अब देखिए a माइनस बी निकालना है, तो कॉमन एलिमेंट तो कुछ है ही नहीं यार, इसमें तो एक कॉमन भी था, इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं है। तो अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका सिंपल सा मतलब है ना कि a में से अगर b में कुछ कॉमन है ही नहीं तो घटाएंगे क्या, कुछ नहीं घटाएंगे। मतलब a में जो रहेगा एलिमेंट वो खुद वही एलिमेंट हो जाएगा। मतलब a माइनस बी इस कंडीशन में a ही होता है।
a माइनस बी इस कंडीशन में क्या होता है, a के बराबर होता है। आपको नहीं विश्वास तो आप ऐसे देखिए, विश्वास अगर आपको नहीं मानना है तो आप इस तरीके से भी मान सकते हो कि एलिमेंट क्या होना चाहिए, a में तो होना चाहिए लेकिन b में नहीं होना चाहिए। तो a में तो होगा, b वाला एलिमेंट नहीं लेंगे, मतलब ये क्या होना चाहिए 1 2 3। समझ में आ रहा है? इसका मतलब आप क्या कर सकते हो कि a माइनस बी जो है इक्वल हो जाएगा किसके, खुद a का ही इक्वल हो जाएगा, और a का इक्वल हो जाएगा मतलब क्या 1 2 3 हो जाएगा। ठीक, तो अब आप कहोगे कि ठीक है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेन डायग्राम में, तो ये भी बहुत सिंपल है। आई थिंक कि अब आपको तो कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं, अब तो आप खुद से आप ड्रॉ कर सकते हो। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक सेट बनाते हैं जो कि क्या होगा a को रिप्रेजेंट करेगा, एक अगला सेट बनाते हैं जो कि b को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या है, a को रिप्रेजेंट कर रहा है b को, और ये टोटल क्या है u यानी यूनिवर्सल सेट को। अब यहाँ पर देखो a माइनस बी को हमको रिप्रेजेंट करना है। a माइनस बी में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, खुद a वाला ही एलिमेंट आ रहा है ना जी, 1 2 3 मतलब a के इक्वल। तो a के इक्वल मतलब क्या, इसका जो रीजन होगा वो कौन सा होगा, ये वाला एरिया जो शेडेड एरिया होगा, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आई थिंक कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो एरिया है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा जी, a माइनस बी को। और एक कौन सा कंडीशन होगा, डिसजॉइंट सेट का कंडीशन होगा ना डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्यों होगा, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, और जब कॉमन एलिमेंट नहीं होता है तो हम क्या कर देते हैं कि एक डिसजॉइंट सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। यहीं पर एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ फ्रेंड, कि जैसे हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। आप यहाँ पर देख सकते हो कि लिखे हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो और एंड ये दोनों कभी कभी बुक में कुछ सिंबल के जरिए भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस सिंबल को भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो जब भी आपको इस तरीके का सिंबल दिख जाए ऊपर में, मतलब भी टाइप का सिंबल मिल जाए, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि द सिंबल डिनोट्स और। तो जब भी आपको इस टाइप का सिंबल दिखे ना, मतलब भी टाइप का, तो ये चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और को। मतलब यहाँ पर अगर आपको और नहीं लिख करके ऐसा सिंबल दे दिया जाता, जैसे यहाँ पर और लिखे है ना, इसके जगह पर मान लीजिए कि ऐसे भी लिख दिया जाता, तो इसको भी हम लोग क्या पढ़ते, और पढ़ते। मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, हम लोग और न लिख करके सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट कर देते। ठीक है, वहीं अगर आपको भी के जगह उल्टा भी दिख जाए, उल्टा भी मतलब नीचे की ओर इस तरीके से, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं कि द सिंबल रिप्रेजेंट्स, आप लिखते जाइए द सिंबल डिनोट्स एंड। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके का दिख जाए उल्टा भी, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं एंड। जैसे आपको इस कंडीशन में मिल जा सकता है, इस कंडीशन में x सच दैट x बिलोंग्स टू a, और अगर मान लीजिए नीचे की ओर रहता भी और इसके बाद x बिलोंग्स टू b, तो हम लोग क्या पढ़ते x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो यार आई थिंक कि आपको आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और आपको इस सेशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो यार अगर आपको मुझसे जुड़कर पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर किया कीजिए। और जो भी आपका फीडबैक और सजेशन हो कमेंट सेक्शन में मुझसे साझा जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।